हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर का जो स्कूल मैनेजमेंट वाला पार्ट है, उसके एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है शैक्षिक पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण। तो देखिए, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, तो इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे और क्या क्वेश्चन बन सकता है उनके बारे में हम विचार करेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, नया टॉपिक है और पूछा जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं शैक्षिक पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण। जो भी स्टूडेंट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको आपकी तैयारी से संबंधित अध्ययन सामग्री, हिस्ट्री है, पॉलिटी है और आपको विज्ञान है, साइंस है, वो ऑलरेडी इस चैनल पर डाली हुई है। तो वो प्लेलिस्ट में जाके आप उन क्लासेस को आप देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं पर्यवेक्षण। सुपरविजन किसे कहते हैं? पर्यवेक्षण शब्द अंग्रेजी के सुपरविजन शब्द का पर्याय है, मतलब सुपरविजन शब्द से बना है। पर्यवेक्षण का यदि संधि विच्छेद किया जाए तो परि प्लस अन्वेषण से मिलकर बना होता है सुपर प्लस विजन। सुपर का अर्थ होता है असाधारण, अलौकिक अवस्था या दिव्य होना, और विजन का अर्थ होता है अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि होना। यानी कि कह सकते हैं कि ऐसी कोई प्रक्रिया जिसमें हम किसी भी प्रक्रिया की एक अच्छी जांच करें और अच्छे तरीके से उस प्रक्रिया के बारे में जानें, तो वह क्या कहलाती है? सुपरविजन कहलाती है। अगर हम बात करें पर्यवेक्षण का अर्थ क्या होगा, तो विद्यालय की चहुमुखी दशाओं का ध्यानपूर्वक अवलोकन करना एवं विकास के लिए उपयुक्त सुझाव देना। अर्थात पर्यवेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दूसरे के कार्य का अवलोकन करके इन्हें उचित निर्देशन भी दिया जाता है। तो यानी कि एक विकास के लिए, अच्छी अवधारणा के लिए, अच्छे काम के लिए दूसरों का अवलोकन करना और उनको निर्देशन देना क्या कहलाता है? पर्यवेक्षण कहलाता है। यहाँ पर निर्देशन देना और अवलोकन करना जो है इम्पोर्टेंट है। इसमें अवलोकन किया जाता है और क्या दिया जाता है? निर्देशन दिया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं पर्यवेक्षण से संबंधित कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे एडम्स व डिप्के के द्वारा पर्यवेक्षण शिक्षण की उन्नति हेतु एक सुनियोजित कार्यक्रम है। तो ध्यान दीजिए, एडम्स पर्यवेक्षण में उन्नति की बात करता है। किसकी बात करता है? उन्नति की। इस तरह से याद रखेंगे आप, एडम्स पर्यवेक्षण में उन्नति की बात करता है, यानी शिक्षण की उन्नति हेतु एक सुनियोजित कार्यक्रम है पर्यवेक्षण। आगे हम बात करें, फ्रेड सी अय्यर के द्वारा पर्यवेक्षण की क्या परिभाषा दी गई है? पर्यवेक्षण समस्त शैक्षिक प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ तथा गत्यात्मक है। यह अत्यंत श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि यह सर्वोत्तम सृजनात्मक है। तो अय्यर महोदय जी पर्यवेक्षण को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और गत्यात्मक मानते हैं। इस तरह से आप याद रख सकते हो। इसको क्या माना जा सकता है? सर्वश्रेष्ठ माना जा सकता है और गत्यात्मक माना जा सकता है। चलिए आगे हम बात करें, बाइल्स और किम्बाल महोदय ने क्या परिभाषा दी है? पर्यवेक्षण उत्तम अधिगम तथा शिक्षण की व्यवस्था को विकसित करने में सहायक प्रक्रिया है। तो पर्यवेक्षण क्या है? अधिगम की सहायक प्रक्रिया है। तो किम्बाल महोदय क्या कहते हैं? किम्बाल महोदय कहते हैं पर्यवेक्षण अधिगम की क्या है? सहायक प्रक्रिया है। उत्तम अधिगम की क्या है? सहायक प्रक्रिया है। तो ये किम्बाल महोदय ने कहा है। तो इस तरह से पर्यवेक्षण की जो परिभाषाओं को हम एक की पॉइंट पकड़ के उसको क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। चलो आगे हम देखें, सारांश के रूप में समझना चाहें तो पर्यवेक्षण शिक्षा के स्तर को उन्नत बनाने के लिए एक साधन है। पर्यवेक्षण शिक्षा की प्रक्रिया को उन्नत बनाने का क्या होता है? ये साधन होता है। उत्तम शैक्षिक पर्यवेक्षण वह है जो शिक्षकों, छात्रों, विद्यालयों की समस्त परिस्थितियों को उन्नत करता है। बिल्कुल सही बात है। यदि शिक्षक का विकास होगा, छात्रों का विकास होगा, विद्यालयों का विकास होगा, तो उस पर्यवेक्षण को हम क्या कहेंगे? उत्तम पर्यवेक्षण कहेंगे। विद्यालय पर्यवेक्षण क्या होता है? विद्यालय पर्यवेक्षण की अगर हम बात करें तो विद्यालय पर्यवेक्षण शैक्षिक पर्यवेक्षण का ही क्या होता है? एक भाग होता है जिसमें विद्यालय की गतिविधियों से संबंधित पर्यवेक्षण किया जाता है। विद्यालय पर्यवेक्षण के अंतर्गत विद्यालय के अध्ययन, अध्यापन और अधिगम, मतलब कैसा पढ़ाया जा रहा है, बालक किस तरह से सीख रहे हैं, संस्थितियों के पर्यवेक्षण के साथ साथ विद्यालय की अनुप्रवृत्तियों तथा खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यकलाप, विद्यालय कार्यालय, भवन आदि का क्या किया जाता है? निरीक्षण किया जाता है, पर्यवेक्षण किया जाता है। विद्यालय से संबंधित सभी भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का पर्यवेक्षण भी किया जाता है। अर्थात विद्यालय पर्यवेक्षण के अंतर्गत विद्यालय के शैक्षिक गतिविधियों के साथ साथ सह शैक्षिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि विद्यालयी पर्यवेक्षण में शैक्षिक गतिविधियों का मतलब ये है कि
पढ़ने और पढ़ाने का काम, टीचर पढ़ाने का काम करते हैं और छात्र उसके पढ़ने का काम करते हैं, अध्ययन का काम करते हैं। और शैक्षिक सह शैक्षिक गतिविधियों का जैसे प्रार्थना सभा किस तरह से की जा रही है, खेलकूद कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं नहीं किए जा रहे, बाल सभा होती है कि नहीं होती है, और वहाँ पर भवन अच्छा है कि नहीं है, क्लासरूम अच्छे हैं नहीं है, कार्यालय किस तरह से कार्य कर रहा है, विद्यालय का प्रबंधन किस तरह से कार्य कर रहा है, इन सब का क्या किया जाता है, पर्यवेक्षण किया जाता है। विद्यालय पर्यवेक्षण क्यों किया जाता है, विद्यालय पर्यवेक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं? तो समाज की विद्यालय के उप क्षेत्रों के अनुरूप विद्यालयों के उद्देश्यों को शिक्षकों से परिचित कराना, यानी कि समाज किस तरह से बालकों को आगे बढ़ाना चाहता है और शिक्षकों के क्या दायित्व हैं कि वह बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करें, उनके आगे बढ़ाने में सहायक हों, तो वह सब क्या है, विद्यालय पर्यवेक्षण के अंतर्गत आता है। विद्यालय संसाधनों के प्रभावी अध्यापन व अधिगम प्रवृत्तियों में लगना, यानी विद्यालय में जो भी संसाधन उपलब्ध है उनका उचित रूप से कैसे उपयोग किया जाए और किस तरीके से हम अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बहुत ज़्यादा प्रभावी बनाएं, इसलिए पर्यवेक्षण क्या होता है, किया जाता है। और पर्यवेक्षण के क्या उद्देश्य हैं? शिक्षकों एवं छात्रों की समस्याओं को निकट से जानना, यानी कि शिक्षकों को क्या समस्याएं आ रही हैं, छात्रों को क्या समस्याएं आ रही हैं और उनका समाधान निदान किस तरह से किया जा रहा है, तो वैसा प्रक्रिया किसमें की जाती है, पर्यवेक्षण में की जाती है। छात्रों के समस्याओं को निदानात्मक व उपचारात्मक तरीके से किस तरह से हल किया जा सकता है, इस बात के लिए भी क्या किया जाता है, पर्यवेक्षण किया जाता है। शिक्षकों की समस्याओं का सहानुभूति पूर्वक समाधान खोजना और शैक्षिक विकास में योगदान देना। कई बार क्या होता है कि शिक्षक जो है मजबूर होते हैं कि उनके पास संसाधन उपलब्ध नहीं होते और उनको अच्छा आउटपुट रिजल्ट देना होता है, तो उस समस्या का समाधान करना और शैक्षिक विकास में योगदान देना भी पर्यवेक्षण का हिस्सा माना जाता है, इसीलिए पर्यवेक्षण किया जाता है। शिक्षकों की विशेष योग्यताओं के विकास के अवसर उपलब्ध कराना, यानी शिक्षक सही तरह से विकसित हों तो उन सभी योग्यताओं को उपलब्ध कराया जाता है विद्यालय में, और शिक्षक जो है वो समाज की उन्नति में भी भागीदार हों और बालकों की उन्नति में भी भागीदार हों। आगे हम बात करें मानवीय संबंधों में परस्पर विश्वास उत्पन्न करना व सहयोग को बढ़ावा देना। तो पर्यवेक्षण का उद्देश्य ये भी है कि जो विद्यालय स्टाफ है, वहाँ पर जो विद्यालय स्टाफ काम कर रहा है वो एक दूसरे से मिलजुल कर रहे, समय पर एक दूसरे से ईर्ष्या ना करें, समय पर बच्चों की क्लास हो, सही समय पर बच्चे पढ़ें, छात्रों के साथ भी जो शिक्षक हैं वो मधुर संबंध बनाए रखें। तो कह सकते हैं कि पर्यवेक्षण एक तरह से मानवीय संबंधों को भी क्या देता है, बढ़ावा देता है। अगला है भावी अधिगम संबंधी चुनौतियों के लिए छात्रों को स्वीकार करना, तैयार करना। भावी अधिगम संबंधी चुनौतियों का अर्थ यह होता है कि छात्रों को इस योग्य बनाना कि वह अपने अधिगम प्रक्रिया में सोचने समझने की क्षमता विकसित करें, जिससे कि वह प्रश्नों का उत्तर जो है, हल है, वह आसानी से और अधिक प्रभावी ढंग से उन प्रश्नों का क्या दे पाए, हल दे पाए। शिक्षकों को व्यावसायिक विकास के अवसर प्रदान करना, यानी कि शिक्षकों को व्यावसायिक विकास भी उपलब्ध करवाता है पर्यवेक्षण। विद्यालय विकास की योजनाओं में, कार्यक्रमों में शिक्षकों का नियमित सहयोग प्राप्त करना। देखिए, कोई भी विद्यालय के विकास संबंधी काम होगा तो बिना शिक्षकों के सहयोग के वो हो ही नहीं सकता। तो सभी शिक्षक उस विद्यालय के विकास के प्रति सजग हों, जागृत हों और हमेशा उस विद्यालय के विकास के लिए कार्य करते हों, यह सब उद्देश्य होता है पर्यवेक्षण का। नवीन शिक्षण कौशलों एवं विधियों से परिचित कराना और तथा उनमें अनुस्थापना करना, यानी कौन कौन से नए तरीके ऐसे हो सकते हैं जो शिक्षकों को कौशलों में वृद्धि करें और नए नए नवाचार तकनीकों का उपयोग करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक सुगम व प्रभावी बनाएं। उन सभी तरीकों को लागू करना और उन सभी तरीकों के लिए निर्देश देना ही पर्यवेक्षण का क्या होता है, उद्देश्य होता है। अब हम बात करें शैक्षिक पर्यवेक्षण के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए, शैक्षिक पर्यवेक्षण के दो प्रकार होते हैं। एक क्वेश्चन तो यही है, इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछा जाएगा, आप इसको याद रखें। शैक्षिक पर्यवेक्षण के कितने प्रकार होते हैं? शैक्षिक पर्यवेक्षण के दो प्रकार होते हैं। पहला पर्यवेक्षण है व्यक्तिगत पर्यवेक्षण। व्यक्तिगत पर्यवेक्षण सामान्यतः संगठन के अधिकारी के द्वारा होता है, यानी कि कोई अधिकारी यदि पर्यवेक्षण करे तो वह व्यक्तिगत पर्यवेक्षण होगा। विद्यालयों में व्यक्तिगत पर्यवेक्षण का कार्य प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य या शाला प्रधान के द्वारा किया जाता है। तो विद्यालय में ये कार्य कौन करेगा? प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य और शाला प्रधान।
दूसरे प्रकार का जो पर्यवेक्षण होता है वो विषय विशेषज्ञों द्वारा पर्यवेक्षण। सामान्यतः शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु किसी भी विद्यालय में किसी भी एक विषय विशेषज्ञ को अन्य विषय विशेषज्ञों के कार्यों की देखरेख हेतु नियुक्त किया जाता है कि भाई अन्य जो विषय विशेषज्ञ हैं वो सही तरह से काम कर रहे हैं, बालकों की अच्छी पढ़ाई करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं। तो इन सभी कामों के लिए पर्यवेक्षण करवाया जाता है। ऐसा पर्यवेक्षण उन्हीं विद्यालयों में संभव है जहां एक विषय के एक से अनेक अधिक शिक्षक हैं। ऐसा कार्य केवल उसी शिक्षक को दिया जाता है जो विषय का अध्यक्ष भी हो तथा साथ ही वह अकादमिक दक्षता भी रखता हो, यानी कि वो एक योग्य व्यक्ति हो और उन सब में अनुभवी भी हो और उस विषय का अध्यक्ष भी हो, जैसे हेड ऑफ डिपार्टमेंट बोल देते हैं। इस प्रकार के पर्यवेक्षण बड़े विद्यालयों में संभव हो पाते हैं, यानी ऐसा पर्यवेक्षण कहाँ संभव हो पाता है? बड़े विद्यालयों में संभव हो पाता है। तो पर्यवेक्षण के प्रकार के बारे में यदि बात करें तो एक पर्यवेक्षण हो गया व्यक्तिगत पर्यवेक्षण और दूसरा पर्यवेक्षण हो गया विषय विशेषज्ञों द्वारा पर्यवेक्षण। अब हम बात करते हैं पर्यवेक्षण के अंतर्गत क्या क्या कठिनाइयां होती हैं। तो शैक्षिक पर्यवेक्षण की कठिनाइयां, सामान्यतः प्रत्येक विद्यालयों में यह देखने को मिलता है कि पर्यवेक्षण का कार्य नियमित व एवं सुचारू ढंग से नहीं किया जा रहा है। तो कभी कभी यह अनौपचारिक मात्र ही रह जाता है, मतलब विद्यालयों में कमियां बहुत हैं और व्यवस्थाएं सही नहीं चल रही हैं, शिक्षक अपना अध्यापन कार्य नहीं कर पा रहे हैं, पर फिर भी रिपोर्ट में ये लिख दिया जाए कि सभी कार्य सही ढंग से चल रहे हैं, तो वह पर्यवेक्षण क्या हो जाएगा? निरुद्देश्य हो जाएगा। उस पर्यवेक्षण का कोई भी लाभ नहीं होगा। आगे हम बात करें पर्यवेक्षण में क्या क्या कठिनाइयां आती हैं, इस संबंध में प्रबंध शास्त्री मुखर्जी के अध्ययन से दो बातें सामने आती हैं। स्वयं प्रधानाध्यापक का पर्यवेक्षण के क्षेत्र में अयोग्य होना, यानी कि कई सारे स्कूलों में ऐसे होते हैं जो हेडमास्टर की पोस्ट पर बैठे हुए व्यक्ति हैं लेकिन वह अच्छा पर्यवेक्षण नहीं कर पाते। दूसरा है प्रधानाध्यापक के पास अधिक प्रशासनिक कार्यों का होना, यानी कोई भी स्कूल का जो हेडमास्टर है, प्रिंसिपल है, तो आप देखते होंगे कि उस विद्यालय में जितने भी समस्त कार्य हैं वो उसी के द्वारा संपादित किए जाते हैं। बहुत सारे कार्य होने की वजह से वह विद्यालय पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता है, जिसके कारण पर्यवेक्षण क्या है? निरुद्देश्य हो जाता है। यह भी पर्यवेक्षण की क्या एक कठिनाई है। प्रबंध शास्त्री कर्मा के शोध अध्ययन के अनुसार पर्यवेक्षण की निम्न कठिनाइयां बताई हैं। कर्मा ने अपनी अलग कठिनाइयां बताई हैं कि प्रशासनिक कार्यों की अधिकता से पर्यवेक्षण की आवृत्ति बहुत कम हो पाती है। मान लीजिए कोई भी अधिकारी है, वह प्रशासनिक कार्य अधिक कर रहा है, तो वह जाहिर सी बात है उसको समय कम मिल पाएगा कि वह अपना पर्यवेक्षण जो है पर्यवेक्षण कार्य नहीं कर पाएगा। प्रधानाध्यापक सभी विषयों का पर्यवेक्षण करने में अपने आप को योग्य नहीं कर पाता, यानी कोई भी जो हेडमास्टर है वह सभी विषयों का पर्यवेक्षण इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वह कुछ ही विषयों में योग्य हो सकता है, वह सभी विषयों में योग्य नहीं हो सकता। जो सुझाव शिक्षकों को दिए जाते हैं वे अमल में नहीं लाए जाते। देखिए पर्यवेक्षण के अंतर्गत यदि शिक्षण प्रक्रिया में कहीं कमी दिखाई दे रही है और पर्यवेक्षण के द्वारा, पर्यवेक्षण अधिकारी के द्वारा यदि शिक्षकों को कुछ निर्देश दिए गए हैं तो वह जरूरी नहीं है कि शिक्षक उनको माने। अगर मान लेगा तो पर्यवेक्षण प्रभावी होगा, अगर नहीं मानेगा तो वह किया गया पर्यवेक्षण क्या हो जाएगा? अपने आप अप्रभावी हो जाएगा। आगे हम बात करें, शिक्षक गण पर्यवेक्षण का स्वागत नहीं करते, उनका सहयोगात्मक रुख नहीं होता, यानी कि कई बार ऐसा भी होता है कि टीचर्स जो हैं वो जो विभागीय आदेश हैं, नियम हैं, उनको कम अनुपालना करते हैं या फिर उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं और उसके अनुसार काम नहीं करते, तो जो भी योजना होती है, जो भी पर्यवेक्षण कार्य होता है वह तब भी क्या हो जाता है? निरुद्देश्य हो जाता है। पर्यवेक्षण अधिकारियों का रुख सहयोग के बजाय आलोचनात्मक होता है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि अधिकारी रौब जमाते हैं और वह मान लीजिए कोई कमी दिखाई देती है तो उस पर उनको समझाने के बजाय अपने अधीनस्थों को वह उनको डांटने लग जाते हैं, तो उसके कारण भी अधीनस्थ क्या है? नीरसता में आ जाते हैं और उस कार्य को करने में कम रुचि दर्शाते हैं। तो उस कारण से भी पर्यवेक्षण क्या हो जाता है? निर्देश हो जाता है, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। आगे अगर हम सारांश के बारे में बात करें तो मुखर्जी और कर्मा दोनों के अध्ययन से इस लक्ष्य को प्रमाणित करते हैं कि अकेला प्रधानाध्यापक प्रशासनिक कार्यों में उलझे रहने के कारण पर्यवेक्षण प्रभावी ढंग से नहीं कर पाता है, क्योंकि हेडमास्टर पर, एचएम पर या प्रिंसिपल पर बहुत सारे कार्य होते हैं विद्यालय के, तो जिसके कारण वह उचित पर्यवेक्षण नहीं कर पाता। इसी कारण गुजरात, महाराष्ट्र,
सरकारों ने 10 कक्षाओं पर एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति का मानदंड निर्धारित किया है। तो कौन कौन सी कक्षाओं सरकारों ने? गुजरात और महाराष्ट्र की कक्षाओं ने 10 कक्षाओं पर एक सुपरवाइजर पर्यवेक्षणकर्ता का मानदंड निर्धारित किया है। अब हम बात करेंगे पर्यवेक्षण के बाद बात करेंगे शैक्षिक निरीक्षण के बारे में कि शैक्षिक निरीक्षण क्या होता है। देखिए, पर्यवेक्षण में हमने देखा कि पर्यवेक्षण में अवलोकन किया जाता है और निर्देशन दिया जाता है। शैक्षिक निरीक्षण क्या है? देखिए, निरीक्षण का तात्पर्य है परीक्षा लेना और परीक्षा का तात्पर्य है सरलता पूर्वक और आलोचनात्मक दृष्टि से जांच करना। अर्थात निरीक्षण के दौरान निरीक्षण का शाब्दिक अर्थ है किसी व्यक्ति की जांच करना। निरीक्षण का अर्थ क्या हो गया? किसी व्यक्ति की जांच करना। शैक्षिक निरीक्षण के अंतर्गत विद्यालय के प्रधानाचार्य अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों के कार्यों की जांच पड़ताल की जाती है। ये इंपॉर्टेंट है। शैक्षिक निरीक्षण में क्या है कि विद्यालय के प्रधानाचार्य अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों के कार्यों की क्या की जाती है? जांच पड़ताल की जाती है। तो जहां पर्यवेक्षण जो था वो प्रधानाचार्य और टीचर्स स्टाफ से संबंधित था, विद्यालय प्रबंधन से संबंधित था, वहीं निरीक्षण क्या है? विद्यार्थियों की जांच से संबंधित है। कुछ परिभाषाएं हैं। डॉक्टर मुखर्जी के अनुसार वरिष्ठ अध्यापक अथवा प्रधानाध्यापक द्वारा किए गए मूल्यांकन को निरीक्षण कहा जाता है। यानी कि ऐसा मूल्यांकन जिसे वरिष्ठ अध्यापक और प्रधानाचार्य द्वारा या प्रधानाध्यापक द्वारा किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? निरीक्षण कहते हैं। और ये किसने कहा है? मुखर्जी ने कहा है। बटन के अनुसार निरीक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक आधार प्रस्तुत करती है जिस पर शिक्षण की उन्नति हेतु सभी कार्यक्रम आधार है। तो बटन आधार प्रस्तुत करता है। निरीक्षण के दौरान क्या करता है? आधार प्रस्तुत करता है। तो निरीक्षण के बाद ही हम विद्यार्थियों में यदि शिक्षण की प्रभावशीलता को यदि जांचेंगे तो विद्यार्थियों में निरीक्षण किया जाएगा और तभी हमें कमियां पता चलेंगी और उन कमियों के आधार पर ही हम ये निर्धारित कर पाएंगे कि किस तरह से उनकी उन्नति को बढ़ाया जा सकता है। आगे हम बात करें यूनेस्को रिपोर्ट। देखिए, निरीक्षणकर्ता जब कार्य करता है तो वह इस दौरान शिक्षाविदों या अन्य अधिकारियों से जो शिक्षा में रुचि लेते हैं संबंध स्थापित करता है। साथ ही शैक्षिक सभाओं में भाग लेता है और उस जिले की शैक्षिक समस्याओं के प्रति स्वयं को क्या करता है? जागरूक करता है। कौन करता है? निरीक्षणकर्ता स्वयं की समस्याओं को भी जागरूक करेगा और निरीक्षण के दौरान जो भी कार्य प्रभावशील कदम उठाए जा सकते हैं उन सभी कदमों को वो उठाएगा। तो ये किसने कहा है? यूनेस्को ने कहा है। अब हम बात करेंगे निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण में क्या अंतर है। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा, तो इसको यदि समझ लिया तो हम निरीक्षण और पर्यवेक्षण वाला जो चैप्टर है उसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे निरीक्षण क्या कहता है? निरीक्षण केवल तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत करता है क्योंकि निरीक्षण मूल्यांकन का एक भाग है। पर्यवेक्षण परिस्थिति की वास्तविक जानकारी प्रस्तुत करता है। पर्यवेक्षण परिस्थिति की वास्तविक जानकारी को प्रस्तुत करेगा जबकि निरीक्षण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत करेगा। निरीक्षण का कार्य शिक्षकों की आलोचना होता है जबकि पर्यवेक्षण शिक्षकों के शैक्षणिक सुधार में एक निर्देशन का कार्य करता है, सहयोगात्मक भावना उत्पन्न करता है। निरीक्षण एक सत्ताप्रद रूप है जबकि पर्यवेक्षण एक शिक्षाप्रद रूप है। तो पर्यवेक्षण का जो स्वरूप है वो बड़ा होता है, बाह्य होता है और अच्छा होता है। आगे हम बात करें, निरीक्षण का स्वरूप संकुचित होता है और पर्यवेक्षण का स्वरूप क्या होता है? व्यापक होता है। यानी निरीक्षण का स्वरूप छोटा है तो पर्यवेक्षण का स्वरूप क्या है? बड़ा है। तो पर्यवेक्षण के अंतर्गत ही आ जाएगा निरीक्षण। निरीक्षण का उद्देश्य सूचना प्राप्त करना होता है, पर्यवेक्षण का उद्देश्य समुचित निर्देश देना और सुधार करना। आगे हम बात करें निरीक्षण की प्रकृति आधिकारिक या नियंत्रणात्मक होती है जबकि पर्यवेक्षण की प्रकृति प्रजातांत्रिक या संयोगात्मक होती है। मतलब कि इसमें निरीक्षण में जो है वो उच्च से निम्न में किया जाएगा और वह कंट्रोल करने के उद्देश्य से किया जाएगा, जबकि पर्यवेक्षण जो है वो सहयोगात्मक भावना से किया जाता है। निरीक्षण में नेतृत्व क्षमता का अभाव होता है जबकि पर्यवेक्षण नेतृत्व शैली के द्वारा ही क्या है? संभव है। जो योग्य व्यक्ति है वह अच्छा पर्यवेक्षण कर सकता है। निरीक्षण में सदैव स्वामित्व की झलक होती है जो कि पर्यवेक्षण में मैत्रीपूर्ण व्यवहार की झलक आती है। एक दूसरे के साथ सहयोग के साथ पर्यवेक्षण किया जाता है और सहयोगात्मक तरीके से उसको विकसित किया जाता है।
निरीक्षण में मूल्यांकन की भावना होती है, जबकि पर्यवेक्षण में कुशल तकनीक द्वारा सदा उपलब्ध कराने की भावना होती है कि किस तरह से हम अच्छे से अच्छा कार्य कर सकते हैं, वह भावना पाई जाती है पर्यवेक्षण के दौरान। विद्यालय निरीक्षण के प्रकार कितने होते हैं? देखिए, पर्यवेक्षण के 2 प्रकार थे, तो विद्यालय निरीक्षण के 3 प्रकार होते हैं। एक तो होता है संशोधनात्मक, निरोधात्मक और रचनात्मक। कितने प्रकार है? पहला है संशोधनात्मक, दूसरा है निरोधात्मक और तीसरा है रचनात्मक निरीक्षण। तो इस तरीके से हम निरीक्षण के बारे में पढ़ सकते हैं, निरीक्षण के अंतर कर सकते हैं और पर्यवेक्षण का अंतर कर सकते हैं। तो अगर हम अच्छा अंतर समझे, यदि निरीक्षण और पर्यवेक्षण में एक अच्छा अंतर समझे, तो हम प्रश्न के आंसर भी आसानी से दे पाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर से जो प्रश्न आता है वह लाइन वाइज आता है, समझने वाला आता है। तो हम कह सकते हैं कि निरीक्षण का एक सीमित दायरा है, जबकि पर्यवेक्षण का व्यापक दायरा है। निरीक्षण में स्वामित्व की भावना है, विरोधाभासी है, जबकि पर्यवेक्षण क्या होता है? सहयोगात्मक होता है और अच्छी नेतृत्व शैली पर आधारित होता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने पर्यवेक्षण और निरीक्षण वाला टॉपिक बहुत कम समय में समझा। और जो स्कूल मैनेजमेंट की जितने भी टॉपिक्स हैं उनका फास्ट रिवीजन के लिए अन्य क्लासेस को आप जरूर देखिए, और आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताना और अपने दोस्तों तक शेयर करना। नमस्कार, धन्यवाद।